वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस के लिए आपके लिए सेक्शन वाइज टेस्ट आ चुका है ज्योग्राफी का। इससे पहले मैंने आपको एक एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन वाइज टेस्ट दिया है ना, ये ज्योग्राफी का है सेक्शन वाइज टेस्ट। तो ऐसे ही आपको सेक्शन वाइज टेस्ट और जीएस के फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शन वाइज का मतलब ये होता है टॉपिक वाइज, जैसे ज्योग्राफी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है, यूपीजी के, मिसलेनियस है, करंट अफेयर्स है ना, इन सब के टॉपिक वाइज भी आपको करंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे। आप लेना चाहते हैं नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें भी जाके आप मल्टीपल टाइम्स बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके प्री को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की टेस्ट सीरीज लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न जो चल रहा है भैया, है ना, उसके हिसाब से बनाई गई। चलो फिर बिना देरी के पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सा प्लैनेट जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी स्थलीय ग्रह, जिसमें स्थल होता है, ये नहीं कि पूरा गैस से बना हो, स्थल हो जिसमें, मरकरी, वीनस, जुपिटर, मार्स यानी बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो कौन सा है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनमें से? तो बहुत ही आसान हो गया, एक तो मरकरी हो गया, वीनस हो गया आपका, और मार्स हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा ना भाई प्लैनेट को, जैसे सन है देखा क्या होगा पिक्चर्स में, मरकरी, वीनस, अर्थ है ना, फिर इधर मार्स है, उसके बाद ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, फिर जुपिटर, सैटर्न। तो ये वाले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं, स्थल ग्रह, मरकरी, वीनस और आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। तो इसको याद रखिएगा। चलो, तो यानी ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज हाईएस्ट मास? सबसे ज़्यादा मास किसका इनमें से द्रव्यमान की दृष्टि से? अरुण, पृथ्वी, शुक्र, वरुण यानी यूरेनस, अर्थ, वीनस, नेपच्यून। तो देखिए, अगर सबसे ज़्यादा से कम की तरफ हम लोग चले ना, सबसे ज़्यादा जो मास है वो आपको तो जुपिटर का देखने को मिलता है, पहली चीज़ यानी बृहस्पति का। उसके बाद शनि यानी सैटर्न का। उसके बाद किसका होता है? सैटर्न का होता है। उसके बाद नेपच्यून आता है, नेपच्यून। नेपच्यून मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वरुण बोलते हैं, वरुण। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है? वरुण, है ना। यानी सबसे ज़्यादा मास अगर पूछेगा तो जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, फिर नेपच्यून आ जाता है आपका। उसके बाद नेपच्यून के यूरेनस आता है, यूरेनस आता है, और सबसे कम जो है ना वो मरकरी का है। ऐसे याद रखो, सबसे कम मास मरकरी का है, सबसे ज़्यादा मास जुपिटर का है। ठीक, सबसे कम मरकरी, सबसे ज़्यादा जुपिटर। ठीक है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैसें आमतौर पर शनि ग्रह के वातावरण में पाई जाती हैं? है ना, एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट ऑफ सैटर्न विच गैसेज आर कॉमनली फाउंड। तो कौन कौन सी गैसेज इसमें मिलेंगी आपको? हाइड्रोजन मिलेगी, हीलियम मिलेगी और मेथेन मिलेगी, CO2 नहीं। कौन कौन सी मिलती है? हाइड्रोजन मिल जाएगी आपको, हीलियम मिल जाएगी आपको, मेथेन मिल जाएगी आपको। ठीक है, और अमोनिया भी मिलती है। वैसे अगर अमोनिया भी ऑप्शन होता तो सही हो जाता, अमोनिया मिल जाएगी, है ना। और आगे देखते हैं, यानी 134 ठीक है ना। एक सेकंड, 134 कहाँ दिख रहा है आपको? 124 माफ़ कीजिएगा, हाँ यही बी हो जाएगा, 124 हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन। अगला देखते हैं, कह रहा है गलत बताना, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है ना, पृथ्वी सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पे होती है, कम दूरी पे होती है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? परिहीलियन यानी उपसौर कहते हैं, जब पास होती है। और ये 3 जनवरी को होती, कह रहा है। और जब पृथ्वी और सूर्य सबसे ज़्यादा दूरी पर होते हैं उसको अपसौर कहते हैं यानी अफीलियन कहते हैं। ये 4 मार्च को होती है। कौन सा सही है इनमें से? तो यहाँ पे देखिए, ये भी सही है। दूसरा वाले में ना 4 मार्च नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 4 जुलाई। क्या होना चाहिए था? 4 जुलाई होना चाहिए था, 4 जुलाई। यानी जब अर्थ और दूसरा आपका सन जब ये पास होते हैं ना, तो पी से पास, तो इसलिए परिलियन बोलते हैं यानी उपसौर। ये 3 जनवरी को होता है। और जब ये दूर होते हैं डिस्टेंस, तो 4 जुलाई वो होती है, उसको अफीलियन बोलते हैं, अपसौर। तो यानी जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है। 5वें में आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा यहाँ पे सही होगा? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी जो लॉन्जिट्यूड है, 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड ऐसे होता है वर्टिकल, जो 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड कवर करने में 4 मिनट लगता है। इसलिए 15 डिग्री अगर कवर करेगा तो 15 × 4 1 घंटा। इसलिए हम जब भी 15 डिग्री मूव करते हैं तो 1 घंटा बढ़ जाता है ना, 15 चौको 60। तो ऐसे ही, तो 1 डिग्री मूव करने में कह रहा 4 मिनट लगता है। ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके पूर्व और पश्चिम में 8 घंटे का अंतर है। यानी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसमें 8 आवर का डिफरेंस है ईस्ट एंड वेस्ट साइड पे। और भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। मतलब अरुणाचल और गुजरात में कह रहा है 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि
जो अगर आप डिफरेंस देखेंगे ईस्ट और वेस्ट साइड में पूरे आइडियल में, वो पूरे एक दिन का है, यानी 24 घंटे का है। पर इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग है ना, वो पूरा जैसे ये क्रॉस करोगे तो दिन ही बदल जाता है, तो इसलिए 8 घंटे का नहीं 24 घंटे का अंतर है। 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कौन सा गलत है बताना है इसमें। कह रहा है एवरेज डेंसिटी यानी औसत घनत्व जो है अर्थ का 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो मतलब घनत्व है भूपर्पटी का यानी जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ओशियन क्रस्ट यानी जो आपका समुद्री भूपर्पटी है उसका घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और आमतौर पर पृथ्वी की सतह से प्रत्येक 32 मीटर गहराई के लिए तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है ना, यानी हर 32 मीटर अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, यहाँ पे देखिए कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। याद रखिएगा, नो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से किस धातु का अधिकतम प्रतिशत भूपर्पटी में पाया जाता है, यानी मैक्सिमम परसेंटेज कौन सा मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में हमारे। भाई आपने अर्थ क्रस्ट वाला स्ट्रक्चर पढ़ा ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा यानी जो भूपर्पटी है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा इनमें से बताइए। तो सबसे ज़्यादा इसमें से क्या पाया जाएगा आपका आयरन। क्या हो जाएगा आयरन, ठीक है। ऐसे अगर आप भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे सिलिकॉन होता है ना, कौन आता है सिलिकॉन आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर आयरन आता है। और ये याद रखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, फिर आयरन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूकंपी जोन 3 के अंतर्गत नहीं आता है, सीस्मिक जोन जो 3 है उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो 4 सीस्मिक जोन है ना, वो अगर आपको याद है तो आप बता ले जाओगे। सीस्मिक जोन 3 में कौन नहीं आएगा, उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात। तो आसान है देखिए इसमें से, क्योंकि सीस्मिक जोन जो 3 है उसमें आपका उड़ीसा है, पंजाब है, गुजरात आ जाता है, बिहार है, झारखंड है, ये सब आता है, ठीक है। दिल्ली वगैरह की अगर बात करें तो ये जोन 4 में आता है। किस में आता है, जोन 4 में आ जाता है ये, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो आए दिन दिल्ली वगैरह में काफ़ी आते हैं, ये इंटेंस हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, दिल्ली है, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद है इसमें से बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा सही होगा। मिलान करना है, मतलब मैचिंग करनी होगी आपको। कौन सा वॉल्केनो है, कोलिमा वॉल्केनो है, विलारिका वॉल्केनो है, तुरियाल्बा वॉल्केनो है, और यूबिनस वॉल्केनो है। तो मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे पहले कोलिमा की बात करें अगर, तो कोलिमा वॉल्केनो आपको देखने मिलेगा पश्चिमी मैक्सिको में यानी वेस्टर्न मैक्सिको में, और विलारिका ये चिली में है। विलारिका वॉल्केनो कहाँ है, चिली में। तुरियाल्बा की बात करें अगर, तुरियाल्बा वॉल्केनो ये कोस्टा रिका हो गया, और यूबिनस हो गया साउथ पेरू यानी दक्षिण पेरू। बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, और ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, अब इसमें बताना है कौन सा गलत होगा। ये बताना है विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे रॉकी, अल्प, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और काकोसस पर्वत। तो रॉकी माउंटेन, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन, इनमें से गलत अगर आप मतलब हाईएस्ट पॉइंट रॉकी का माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। अल्प का हाईएस्ट माउंट कौन है, माउंट ब्लैंक है। अल्प का हाईएस्ट पर्वत कौन है, माउंट ब्लैंक। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ना कोसेसिस्कू माउंटेन है, माउंट कोसेसिस्कू, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना मैपिंग के थ्रू। और कैकोसस का एल्ब्रस हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इनमें से भी गलत आपको पहचानना, चूज द इनकरेक्ट। प्लेट्यूज के बारे में है, कौन सा गलत होगा। चियापास, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो प्लेट्यू। तो ये यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, चियापास प्लेट्यू की ना ये मैक्सिको में है, यूएसए में नहीं। चियापास प्लेट्यू या चियापास पठार मैक्सिको में है। कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो ये तीनों यूएसए में है। अब यहाँ पे भी बताना विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, यहाँ पे गलत कौन सा होगा ये बचाना है आपको। गोबी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, काराकोम डेजर्ट, मिला लो भाई इनमें से। बहुत ही आसान है। काराकोम डेजर्ट जो है ये कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान, ना कि कजाकिस्तान। काराकोम डेजर्ट कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान। तो गोबी डेजर्ट ठीक है, मंगोलिया चाइना। कालाहारी ठीक है, बोट्सवाना है। टकलामकान चाइना है, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान। अब ये स्टेट के बारे में है, ब्लैक सी और मरमरा सी को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है ना। काला सागर और मरमरा सागर को कौन सा जल संधि कनेक्ट करती है, तो बहुत ही आसान है, बॉस्फोरस स्टेट। क्या कौन सा है, बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। बाकी फॉर्मोसा स्टेट आपने पढ़ा होगा, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। फ्लोरिडा तो बहुत ही आसान है, अपने मैप के थ्रू मैंने इसको आपको बताया भी था, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को कर देगा, है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन। जिब्राल्टर आपको पता ही भूमध्य सागर के पास है ना, मेडिटेरेनियन को अटलांटिक ओशन से जोड़ देता है, ठीक है।
इसके बाद है कौन सी झील जो है उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक के अंतर्गत नहीं आती है ना, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत नहीं आएगी। सुपीरियर, मिशिगन, टिटिकाका, हुरॉन। तो बहुत ही आसान है। ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका मैंने आपको बताई ना, होम्स, हुरैन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर, है ना। तो इनमें से टिटिकाका जो है ये नहीं आएगी, लेक टिटिकाका। और ये है कहाँ लेक टिटिकाका? बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे। कहाँ है? बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इनमें से गलत कौन सा है, चूज द इनकरेक्ट। लिम्पोपो नदी, माही, आमूर और मेकोंग। लिम्पोपो नदी कह रहा है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा को। और आमूर नदी चीन और रूस के बीच बॉर्डर बनाती है। मेकोंग नदी लॉन्गेस्ट नदी है साउथ ईस्ट एशिया में, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में? तो यहाँ पे देखिए जो गलत है वो हो जाएगा आपका पहला वाला, क्योंकि लिम्पोपो जो है, लिम्पोपो ये इक्वेटर को नहीं काटती 2 बार, ये मकर रेखा को काटती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को काटती है लिम्पोपो, है ना। ये मैंने मैप के थ्रू अफ्रीका में पढ़ा है ना इधर आपको, लिम्पोपो नदी। मतलब अगर देश पूछ ले तो जैसे साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे है, इधर जाके मोजाम्बिक के थ्रू इंडियन ओशन में गिर जाती है ना। तो ये हम लोग कर चुके हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम? इनमें से नाइल, अमेजॉन, मिसिसिपी, मिसौरी या वोल्गा नदी। सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन इनमें से बनाएगी? तो सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन बनाती है? अमेजॉन बनाती है। कौन बनाती है? अमेजॉन बनाती है। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम की बात कर रहा है तो बेसिन में अमेजॉन हो जाएगी, ठीक है। और अगर लंबी नदी पूछे तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? नाइल नदी, ठीक है। और अमेजॉन आपको बताइए भाई, अगर आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम की दृष्टि देखें तो सबसे ज़्यादा पानी यहीं पे है, और लंबाई की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आ जाती है, ठीक है। अब अगले में भी आपको इनकरेक्ट बताना होगा यहाँ गलत कौन सा है, ठीक है। कह रहे हैं तमिलनाडु में सलिजापिल्ली एक जगह है जो भारत का पहला गाँव है जहाँ पूरा विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन सोलर एनर्जी के थ्रू हो गया है, तमिलनाडु के सलिजापिल्ली में। और जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन जो है ये 11 जनवरी 2010 को शुरू करा गया था, एनर्जी वगैरह डिमांड को देखते हुए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा तो ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन 11 जनवरी 2010 को हुआ, पर ये जो सलीजापल्ली पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन है ये तमिलनाडु में ना होके आंध्र प्रदेश में ये गांव है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये याद रखना। इसके बाद कह रहे हैं ये गर्त है उनकी गहराइयों के आधार पर आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़े में लगाना है गहराइयों को, ट्रेंचेस को। तो सबसे पहले इनमें से प्यूर्तो रिको, मिंडानो, टोंगा, ये 3 ट्रेंच दिए हुए हैं। देखिए सबसे ज़्यादा गहरा ट्रेंच आपको पता है कौन सा है भाई? मारियाना ट्रेंच है, ठीक है। टोंगा ट्रेंच दूसरे नंबर पे आता है। कौन आता है? दूसरे नंबर पे आता है। तो टोंगा तो यानी यहाँ पे हो जाएगा बड़ा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इनमें से अगर सबसे छोटा देखा जाए तो प्यूर्तो रिको, इसकी गहराई कम है। उसके बाद मिंदानो आएगा, तीसरे नंबर पर टोंगा ट्रेंच आएगा। देखिए ट्रेंच की डेप्थ आपको पूरी याद करनी पड़ेगी एज इट इज़ फैक्ट में कौन कितना गहरा है। जैसे मैं ऑप्शन के तौर पर आपको बताऊँ, मारियाना ट्रेंच 11,022 मीटर गहरा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का अब लेवल चल रहा है उसमें आपने देखा होगा 2024 का जो पेपर आया उसमें माउंटेन पासेस तक की हाइट पूछी, किसकी मृत्यु कब हुई उसकी डेट पूछी, और जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उनकी डेट पूछी। तो डेट है, गहराई है, ऊंचाई है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। इसलिए आप इससे काम नहीं चला सकते कि नहीं ये कौन से ओशन में हो जाए, नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो मारियाना ट्रेंच जैसे इतना है ना, इसके बाद टोंगा ट्रेंच अगर हम लोग देखें वो 10,882 है। तो ये देख लीजिएगा गहराइयों को, ट्रेंचेस को। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। 19 में आपको बताना है कौन सी जलधारा प्रकृति ठंडी है भाई? कोल्ड करंट कौन सा है? ये पूरा मैप के थ्रू मैंने समझाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो पढ़ा हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप है ना, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप के थ्रू पढ़िए, पूरा आसानी से भी याद कराया हुआ है कौन कैसे होता है। तो यहाँ पे क्यूरोशियो, अलास्का, अलिनो, वेनेजुएला करंट। तो इसमें से कोल्ड करंट कौन सा हो जाएगा? वेनेजुएला करंट जो है आपका, ये कैसा हो जाएगा? कोल्ड करंट हो जाएगा, ठीक है। वेनेजुएला करंट, कौन सा करंट? वेनेजुएला करंट। अब अगले में आपको बताना है कि कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है समुद्र में, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो 1 नंबर पे तो आता है भाई आपका सोडियम क्लोरेट, है ना। सोडियम जो क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, ये लगभग 78% में पाया जाता है। दूसरे पे आता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। दूसरे कौन है? मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर जाके तीसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 4 से 5% पे मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, नहीं तो मैग्नीशियम क्लोराइड तो 10% के आसपास है, ठीक है। अब इसमें आपको गलत पहचानना है, 21 में आपको गलत कौन सा होगा? चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की जो मात्रा है 0 से 4% है, यानी जो वाटर वेपर है
पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम 0 से 4% है। और जो ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उसमें जो वॉल्यूम है वेपर की यानी आयतन जलवाष्प का वो 4% है। और मरुस्थल और ध्रुवीय प्रदेशों में यानी डेजर्ट और पोलर रीजन में प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा 0.25 है। कितनी? 0.25%। वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जलवाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे गलत जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट वगैरह में देखेंगे ना मरुस्थल और ध्रुवीय प्रदेशों में प्रति इकाई आयतन जलवाष्प की मात्रा 1% होती है, 1%। ठीक है। पछुआ पवनों को कितने डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पवनों की संज्ञा दी जाती है? पछुआ मतलब वेस्टर्लीज विंड है ना, वेस्टर्लीज विंड आर गिवन द टाइटल फ्यूरियस विंड। तो जो पछुआ पवन है अगर वो कितने डिग्री पे अक्षांश पर चलें जो प्रचंड पवनें कहलाएंगी, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा 50 डिग्री। अब इसमें भी अच्छा नाम है जो आपको याद रखना है, जैसे 40 डिग्री पे अगर चल रही हैं तो इनको क्या बोलते हैं? अगर 40 डिग्री पे चलेंगी रोरिंग है ना, ROARING, रोरिंग 40s, रोरिंग 40s। मतलब रोरिंग 40s का मतलब हिंदी में गरजती चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ी ना, ऐसे गरजती चालीसा। अगर 40 डिग्री पे घूमेगी तो रोरिंग यानी गरजती चालीसा 40s। और 50 डिग्री पे फ्यूरियस विंड यानी प्रचंड पवनें हो जाएंगी। 60 डिग्री पे घूमेंगी अगर तो चीखता साठा बोलते हैं हिंदी में, चीखता साठा। चीखता साठा मतलब श्रीकिंग 60s। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? SHRIKING, श्रीकिंग 60s। तो ये हो गया श्रीकिंग 60s यानी चीखता साठा, ये हो गया फ्यूरियस विंड यानी आपका प्रचंड पवन 40 हो गया, रोरिंग 40s यानी गरजती 40। Which of the following type of podzol soil are found in the belt of mid-latitude deciduous forest and having high humus content? किस प्रकार की पॉडजोल मिट्टी मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में पाई जाती है और इनमें ह्यूमस की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है? तो ह्यूमस की मात्रा जो है किसमें ज़्यादा होगी? ये होगी ग्रेइस ब्राउन पेडजोल। कौन सी? धूसर भूरी पेडजोल, याद रखिए इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है एवं वह चरनोजम मिट्टी के समान मानी जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन वर्ल्ड एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी सिमिलर टू चेरनोजम सॉइल? तो ये कौन सी मिट्टी भाई? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ये है मॉलिसोल। कौन सी? मॉलिसोल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मॉलिसोल मिट्टी। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है इस, ठीक है, और चेरनोजम मिट्टी के समान होती है, तो इसलिए इसको याद रख लो, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। चलो अगला प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपर्दन का मानव निर्मित कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ मैन मेड फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? ओवर ग्रेजिंग यानी अति पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, जल प्रवाह की समस्या, वाटर फ्लो प्रॉब्लम। तो इसमें भाई कौन सा नहीं हो? तो नन ऑफ दीज होना चाहिए भैया, है ना, क्योंकि ये तीनों ही मैन मेड है भाई। वनों की कटाई है ना, ये सब अति पशुचारण, अवैज्ञानिक तो इंसान ही करेगा ना। और प्राकृतिक पूछेगा तो वायु यानी एयर इरोजन, वाटर इरोजन, ये सब। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो गया। इसमें भी गलत की पहचान करो भाई, कौन सा गलत होगा। यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन महोगनी, मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट हेमलॉक, भूमध्य सागरीय वन यानी मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कॉक, शंकुधारी वन यानी कॉनीफेरस फॉरेस्ट स्प्रूस। तो यहाँ पे जो है कौन सा गलत हो जाएगा ये पहचानना है आपको। तो आसान है भाई, जैसे मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है हेमलॉक नहीं होता है, ये इसमें जैसे ओक वगैरह है ये आ जाएगा, है ना, ओक के जो पेड़ होते हैं ये आ जाते हैं, क्योंकि हेमलॉक जो है ये कॉनीफेरस होता है, शंकुधारी पेड़ होते हैं। ठीक है। 2007 में आयोजित बाली सम्मेलन का उद्देश्य किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2000 के स्तर तक कम करना है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बाली कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2007 रिड्यूस द रेट ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन 2011 बाय विच ईयर? तो ये हो जाता है 2050 तक। कब तक कम करना है? 2050 तक कम करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। पहली बार यह सहमति हुई कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में प्रत्येक देश अपने लक्ष्य निर्धारित करेगा। ये कब हुआ भैया डिसाइड? क्या देश अपने लक्ष्य निर्धारित कर देगा? तो ये इनमें से कौन सा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये COP20 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 20 हुई थी उसमें ये पहली बार आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में हर देश अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा। तो ठीक है, COP20 याद रखना। समय भी अगर कभी पूछ ले तो 2014 में होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही होगा। इसका मूल स्थान चीन है, किसका? मक्के से संबंधित। इट्स नेटिव प्लेस इन चाइना। इट्स अ ट्रॉपिकल प्लांट यानी ये उष्णकटिबंधीय पौधा है।
और विश्व में मक्के के कुल उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, यानी हाफ ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न इन द वर्ल्ड प्रोड्यूस्ड इन यूएस। तो आसान है, तीसरा सही हो जाएगा, है ना। सबसे ज़्यादा तो कॉर्न यूएस में होता है, ये आपने पता होगा। और मक्के का जो मूल स्थान है ना, वो चीन नहीं है, मैक्सिको है ना, मैक्सिको। मक्के का मूल स्थान मैक्सिको था। और ये जो है ना सब ट्रॉपिकल प्लांट है। कैसा है? सब ट्रॉपिकल। हिंदी में बोले तो क्या होता है हिंदी में? उपोष्ण कटिबंधी। उपोष्ण कटिबंधी, सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंधी है रिलेट मेज प्लांट, ठीक है। तो यानी तीसरा सही है सिर्फ। अगला, ब्राज़ील निम्नलिखित में से किन फसलों का मूल स्थान है? ब्राज़ील इज द नेटिव प्लेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो ब्राज़ील इनमें से किसका मूल है उसको देख लो भाई। टोबैको, पोटैटो, कैश्यू, रबर। तो ब्राज़ील का ओरिजिन, मतलब ब्राज़ील से किन किन फसलों का ओरिजिन हुआ? एक तो काजू है, रबड़ है, ये ब्राज़ील ओरिजिन है ना। और टोबैको की बात करें अगर, तो टोबैको का जो मूल स्थान है साउथ अफ्रीका है। क्या है? टोबैको कहाँ से ओरिजिन है? साउथ अफ्रीका से। आलू की बात करें अगर, तो इसका मूल स्थान जो पता है टिटिकाका है, टिटिकाका लेक, यानी भाई साउथ अफ्रीका में बोलीविया, साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, साउथ अमेरिका में बोलीविया और पेरू, यहाँ से आया है पोटैटो। कहाँ से आया? आलू जो आज भारत में इतना खाया जाता है, लेक टिटिकाका के पास से बोलीविया, पेरू वगैरह। टोबैको साउथ अफ्रीका हो गया। काजू रबड़ का जो ओरिजिन है ये ब्राज़ील से माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 निकालना चाहते हैं ना, हर हाल में मेंस का टिकट पाना चाहते हैं, मेंस को क्रैक करके बढ़िया पोस्ट पाना चाहते हैं, और या तो यूपी पीसीएस 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एससीएस का पूरा सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, साथ में डाउट ग्रुप, एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ आप शानदार तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। हमारे पीसीएस का जो बैच चल रहा है उसको ज्वाइन करके टू द पॉइंट चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, जितना हम देंगे बस। जो लेटेस्ट एंड पैटर्न चल रहा है, अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो ये जो आप बुक लिस्ट वगैरह देख रहे हैं ना टॉपर्स की पुरानी, कभी कोई टॉपर बुक लिस्ट नहीं बताता, ये रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, है ना। वो आपको ऐसी बुक बताएंगे, आप कुछ नहीं आता उनसे, प्री मेंस कुछ नहीं होगा। पीवाईक्यू से तो आप भूल ही जाइए। पीवाईक्यू का आप खुद उठा के देखिए ना 2023-24 का पेपर, बहुत ज़्यादा 20, 25, 30 सवाल, इससे ज़्यादा नहीं पा पाओगे। तो इसलिए टू द पॉइंट चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, घिसाई करनी पड़ेगी, वो पूरी हम आपको कराएंगे। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे जुड़ के शानदार तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद सही बताना विच ऑप्शन, नहीं सही नहीं, गलती बताना विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ज़ेरोफाइट, मीजोफाइट, क्रायोफाइट और लिथोफाइट, इनकी बारे में है कि कौन सा इसमें से गलत होगा। जैसे कह रहा है ज़ेरोफाइट है, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट फ्लोरा यानी उष्ण कटिबंधी मरुस्थली वनस्पतियाँ हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधी टैगा वनस्पतियाँ हैं। कोल्ड ट्रॉपिकल टुंड्रा यानी शीत कटिबंधी टुंड्रा है। ये फ्लोरा है दैट ग्रो ऑन वाटर बॉडी, ये गलत है। लिथो नाम ही है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब पत्थर होता है ना, यानी चट्टानों पे उगती हैं, जो वनस्पतियाँ चट्टानों पे उगती हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। अगले इसमें भी इनकरेक्ट बताना है 32 में कौन सा आपका गलत होगा। झूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है, बत्रा साउथ ईस्ट राजस्थान में यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पोडू आंध्र प्रदेश, कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी होना चाहिए इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 में देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर। निम्नलिखित में से कौन से दो देश समान मात्रा में तांबे का उत्पादन करते हैं, है ना। चिली ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पेरू, पेरू मैक्सिको, मैक्सिको यूएसए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो समान मात्रा में उत्पादन करते हैं वो है मैक्सिको और यूएसए, मैक्सिको और यूएसए। और सबसे ज़्यादा कॉपर अगर पूछ ले कौन उत्पादित करता है तो चिली है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में चिली आता है। कौन से या निम्नलिखित में से किन दो देशों के पास लगभग एल्युमिनियम के समान भंडार है, यानी एल्युमिनियम के रिजर्व किन दो देशों के पास इक्वल है इनमें से? चाइना कनाडा, कनाडा रशिया, रशिया यूएई या यूएई इंडिया। तो यहाँ पे देखिए यूएई और इंडिया के जो एल्युमिनियम के रिजर्व हैं वो लगभग बराबर ही हैं 4% के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का रिजर्व किसके पास है? तो चाइना के पास है सबसे ज़्यादा रिजर्व, किसके पास? चाइना के पास, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व के कुल चांदी के भंडार का 18% है, यानी जो टोटल सिल्वर रिजर्व है उसका 18% किस देश के पास है सबसे ज़्यादा चांदी का रिजर्व? तो ये आपका पेरू है। कौन सा है? पेरू। सिल्वर का जो है 18% रिजर्व इसके पास है, पेरू है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है दूसरे नंबर पे 17% में, है ना। तो याद रखना पेरू के पास। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू मेजर माइनिंग सेंटर ऑफ आयरन ओर, यानी लॉ एस के प्रमुख खनन केंद्रों से संबंधित गलत कौन सा होगा? जैसे चाइना का मंचूरिया रीजन, ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र, पेरू का गैलिवेरे रीजन और साउथ अफ्रीका का जो है पोस्ट मासबर्ग। कौन सा? पोस्ट मासबर्ग।
तो कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से? तो आसान है, देखिए ये जो आपका गैल्वेरे क्षेत्र है ये स्वीडन का है ना, स्वीडन का है आयरन ओर रीजन, ना कि पेरू का। तो ये वहाँ यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं ये जो देश हैं इनको हीरे के भंडार के परसेंटेज के आधार पर आरोही क्रम, यानी आपका असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा इसको, कि हीरे के रिजर्व किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है गोल्ड के रिजर्व, ठीक है। तो इनमें से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व इनमें से आपको किसके पास देखने, गोल्ड कह रहा हूँ, डायमंड का, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज़्यादा देखिए नंबर 1 पे तो आपका, अगर गोल्ड डायमंड रिजर्व पूछोगे मेरे से तो मैं रशिया बताऊंगा सबसे ज़्यादा रिजर्व है। और इन गिवन ऑप्शंस में अगर आप देखने को मिलेगा तो सबसे कम में आ जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, उसके बाद आपका आएगा बोट्सवाना, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, ऑस्ट्रेलिया सही है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो रूस बता देना। तो मिनरल्स वगैरह को एक बार अच्छे से पढ़ लो, माइनिंग मिनरल्स वगैरह, कहाँ पे कितने मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन सा मिनरल क्षेत्र है, कौन सा मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, किसके पास रिजर्व ज़्यादा है। तो ये तो हम देखिए आपको मिनरल्स जो डाटा है उसमें करा देते हैं, जो लेटेस्ट मिनरल डाटा है वो मिसलेनियस में करा देंगे। और ज्योग्राफी के नोट्स में आपको माइनिंग के क्षेत्र मिल जाएंगे, कौन से देश में कौन सा माइनिंग क्षेत्र है। तो कंटेंट ले लीजिए, लिस्टिंग वगैरह और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ज्योग्राफी का ही नहीं पूरा स्टडी मटेरियल, पॉलिटी, साइंस सब मिल जाएगा जो ज़रूरी है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। देखिए बिहार पीसीएस के लिए भी, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, और बीईओ के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, आरएएस के लिए, जित भी सरकारी पीएससी की आप तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की, सब में आपकी हेल्प करेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एससीएस के करंट से बाहर कुछ नहीं आता है, हम अपने पूरे कोर्स में आपको करंट अफेयर्स प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेट करके देंगे, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर इसमें ऑप्शन बी है। अब इसमें आपको सही बताना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। पिट्सबर्ग क्षेत्र, ओटावा, ब्रैडफोर्ड और स्टॉकहोम, ठीक है। जैसे कह रहा है पिट्सबर्ग शिप बिल्डिंग के लिए सही है, शिप बिल्डिंग होती है यहाँ, जलपोत निर्माण। ओटावा आयरन स्टील, ब्रैडफोर्ड वुलन टेक्सटाइल, स्टॉकहोम पेपर इंडस्ट्री। तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे जो ब्रैडफोर्ड है ये ऊनी वस्त्र के लिए, ये ठीक हो जाएगा। ब्रैडफोर्ड है कहाँ ब्रैडफोर्ड, ये भी याद रखो, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में। बाकी यूएसए का जो पिट्सबर्ग है, यूएसए का पिट्सबर्ग, ये आयरन स्टील के लिए है। किसके लिए? आयरन स्टील के लिए। और ओटावा जो है कनाडा का, ये जो है आपका पेपर इंडस्ट्री के लिए है, पेपर इंडस्ट्री। और स्वीडन की बात करें, ये जो है स्टॉकहोम शिप बिल्डिंग के लिए है, स्वीडन, ठीक है। चलो अगला, ट्रांस कैनेडियन जो हाईवे है कनेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ बोथ पैसिफिक ओशन एंड, भाई ये मैंने मैप के थ्रू आपको पढ़ाया था ना, यहाँ से शुरू होती है रेलवे लाइन कनाडा की यहाँ तक, तो अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक है ना, अटलांटिक महासागर को पैसिफिक महासागर से जोड़ता है। मतलब आप ये मानिए लगभग 9500-9600 किलोमीटर की ट्रेन की जो है रेलवे लाइन है इनकी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है? भाई तो ग्रेट लेक्स बताया था ना अभी होम्स, तो लेक सुपीरियर को हुरॉन से जोड़ती है लेक सू कैनाल जिसको बोलते हैं, कौन सी? सू कैनाल। तो यानी इनमें से तो कोई नहीं होगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वो है सू कैनाल, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा सही होगा यहाँ पे? बुशमैन ट्राइब और मग्यार ट्राइब, माया ट्राइब, कौन सा इसमें से सही होगा? बुशमैन जनजाति कह रहा है, इनको दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। टर्मिट्स आर कॉल्ड बुशमैन राइस, दे आर कॉल्ड हंगेरियन। मग्यार जनजाति को हंगेरियन कहा जाता है। और माया जनजाति, इन्हें मुख्यतः रेड इंडियन कहा जाता है, माया ट्राइब को। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे ट्राइब्स को लेके सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इसमें से कह रहा है एशिया का कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ एशिया आर नॉट लैंडलॉक? मंगोलिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो इनमें से कौन लैंडलॉक नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया। मंगोलिया भी देखिए लैंडलॉक है, नेपाल भी है, भूटान भी है, अफगानिस्तान ये भी लैंडलॉक है। और ऐसे ही तुर्कमेनिस्तान है एशिया में, ये भी लैंडलॉक है। उज्बेकिस्तान लैंडलॉक है, किर्गिस्तान है ना, तो ये है, यानी नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया था? ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द यूएन हैड डिक्लेयर्ड 20 मार्च एज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? तो किस देश की पहल पर शुरू करा था इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? तो ये करा था आपके भूटान की पहल पे। किसकी? भूटान की पहल पे। कह रहा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये तो आसान है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। कौन सा देश मतलब भारत का राज्य है जो 5 देशों से बॉर्डर, 5 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है? इनमें से कौन सा देश?
तो देखिए नेपाल हो जाएगा, कौन नेपाल हो जाएगा आपका। नेपाल किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है आसानी से बता सकते हो आप। एक तो यूपी है भाई, बिहार है ना, और यूपी है, बिहार आ जाता है, पश्चिम बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल आ गया, सिक्किम हो गया आपका, और उत्तराखंड हो गया। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो 4 ही आता है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। म्यांमार की बात करें अगर, म्यांमार कितनों से करता है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ भी 4 आ जाएगा। भूटान में तो और ही कम है भाई, 4 ही आ जाएंगे, यहाँ पे भी है ना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो आसान था ही। कई लोगों पाकिस्तान को जो है 5 लोग मानेंगे, क्योंकि जो कई लोग मानेंगे भाई कि पाकिस्तान जो है गुजरात, राजस्थान और इधर आपका जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पीओके को भी लद्दाख के ऑप्शन मान ले तो यहाँ पे भी 5 है। पर आयोग ऑफिशियली 4 को मान रहा है, इसलिए आप ये मान सकते हो। ठीक है, मतलब 5 को मान रहा है तो ये लग सकते हो, और पाकिस्तान को 4 ही मानता है, कई जगह 5 भी मान लेता है, तो यहाँ थोड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा। अगला देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा गलत होगा। कह रहा है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कौन सा है, कोई गलत नहीं होगा। 8, 9, 10 डिग्री के लिए ये बिल्कुल सही सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। गुजरात के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है। गुजरात के बाद सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है भाई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इनमें से किसकी भाई, आंध्र प्रदेश की। किसकी हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, सबसे लंबी तो ऐसे गुजरात की है, फिर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है ना। कौन सा हिमालय इनमें से, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल या असम। तो बहुत ही आसान है, नेपाल हिमालय हो जाएगा काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। क्योंकि कुमाऊं हिमालय की अगर बात करें तो ये सतलज नदी, जो सतलज नदी है, और सतलज के बाद काली नदी, वहाँ से सतलज से काली तक चलता है। कश्मीर हिमालय तो भाई सिंधु से सतलज तक चलेगा। असम चल जाएगा फिर आपका तीस्ता से, जो ब्रह्मपुत्र नदी है या दिहांग नदी है, वहाँ तक। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मृदा का न्यूनतम प्रतिशत देश के भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन द लैंड ऑफ एरिया ऑफ कंट्री। तो बहुत ही आसान है, देखिए अलूवियल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 43-44% एरिया में, और लेटेराइट सॉइल इनमें से सबसे कम में पाई जाएगी, लेटेराइट। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो रेड सॉइल है, तीसरे पे ब्लैक हो जाएगी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटाश, चूना और मैग्नीशियम की प्रचुरता है। एबेंडेंस ऑफ पोटाश, लाइम एंड मैग्नीशियम, ये किस मिट्टी में पाई जाती है भैया। तो आसान है ये भी, ब्लैक सॉइल में ना। पोटैश, लाइम और मैग्नीशियम ये पाई जाती है काली मिट्टी में, किसमें, काली मिट्टी में। और लेटेराइट की बात करें तो ये होती है आयरन इसमें होता है, इसलिए लाल टाइप की भी होती है, तो आयरन वगैरह इसमें पाया जाता है, आयरन, एल्युमिनियम है। ठीक है, और डेजर्ट सॉइल में भाई आपको पता है डेजर्ट की सॉइल है तो लवण यानी सॉल्ट कंटेंट अच्छा होगा इसमें। और पर्वतीय मिट्टी माउंटेन की जो होगी, यहाँ पोटैश और फॉस्फोरस होता है इसमें, पोटैश फॉस्फोरस। तो सॉइल को भी एक बार अच्छे से आपको पढ़ना है, इससे सवाल पूछा जाता है। अब कह रहे हैं किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। किस मतलब 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सबसे अच्छी रही, 5, 6, 7, 8 में। तो आसान है, अगर 5 ईयर प्लान पढ़ा आपने, 8 5 ईयर प्लान है ना। कौन सा 5 ईयर प्लान, 8 5 ईयर प्लान में अच्छी मतलब ग्रोथ रेट रही थी, लगभग 4.68%। पूरे 5 ईयर प्लानों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट यही है, इसीलिए ये पूछा गया है। मतलब जितने 5 ईयर प्लान रेट आए हैं उसमें एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा 8वें 5 ईयर प्लान में हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें आपको सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही होगा। राबी, ज़ैद और खारिफ फसल के बारे में। ठीक है, राबी फसल कह रहा है अक्टूबर और नवंबर के दौरान बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। खारिफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है, और वहीं ज़ैद फसल को मार्च में बोया जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ज़ैद में तो वही आ गई भाई आपकी खीरा, तरबूज, ये सब अब देखते हो ना गर्मियों ही में आता है। ठीक है, जून उनमें काट लिया जाता है। ठीक है, अब ये फसल है और ये जलवायु है, इसको आपको मिलाना है। इसमें मतलब कौन सा सही होगा ये बताना होगा। जैसे मेज़ यानी मक्का, ज्वार, मिलेट और बार्ले, और इनमें से कौन सब ट्रॉपिकल है, मतलब उष्णकटिबंधीय है, ये बताना है। तो ठीक है, देखिए एक तो ज्वार और दूसरा आपका मिलेट, ये जो है ये उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल है। बाकी मेज़, बार्ले, ये बात करें अगर तो मेज़ तो सब ट्रॉपिकल है, यानी सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय। बार्ले की बात करिए टेम्परेट है, यानी शीतोष्ण है ना, टेम्परेट हो जाएगी, यानी 2 और 3 ठीक है।
निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है? इनमें से सबसे कम पानी जो है किसके लिए आवश्यक है? मेज, ज्वार, मिलेट और व्हीट। बताइए भैया कौन सा सही होना चाहिए? सबसे कम किसको चाहिए इनमें से? तो देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे ज्वार जो है, ज्वार है ना, क्योंकि मेज को आप देखेंगे अगर याद हो आपको 60 से लगभग यही 120 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। ज्वार को जो है 30 से 100 चाहिए होती है। मिलेट की बात करें 35 से 75 चाहिए होती है ना, 35 से 75 है। और वहीं वीट की बात करें गेहूं की तो 50 से 75 है ना। तो मिनिमम तो यही है भाई ज्वार। अब अगला 54, इसमें भी सही बताना, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ये आपका प्रमुख फसलें और शीर्ष उत्पादक राज्य जैसे अदरक, जीरा, लौंग और टर्मरिक है ना, इसके और शीर्ष उत्पादक राज्य ये बताना। तो कौन सा सही मैच कर रहा है? देखो यहाँ पे जो लौंग है इसका सही है। लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादक तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु। अब वहीं अगर हम लोग जिंजर की बात करें, जिंजर में कौन होना चाहिए यहाँ पे? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये होना चाहिए था ना। जिंजर में आपका कौन होना चाहिए? मेघालय। जीरे की बात करें अगर तो यहाँ पे जीरे में जो है राजस्थान है। कौन है? जीरे में राजस्थान हो जाएगा। और हल्दी की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, ये हो जाना चाहिए था। तो ये तो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता है ना, ये उसी से आपको कवर करना है। इस टाइप की जो उत्पादक हैं, मिनरल्स हैं, लेटेस्ट मिसलेनियस का जो हम डाटा देते हैं ना, है ना, लेटेस्ट एग्रीकल्चर का, उसके थ्रू जब भी आप पेपर देंगे, जैसे इस बार का पेपर देंगे 2025 वाला, तो पूरा अपडेटेड डाटा मिसलेनियस का दिया हुआ है। जो 12 अक्टूबर को पेपर है ना, तब तक अपडेटेड है वो। अब इसके बाद जो आएगा 2026 के लिए, उसके लिए आपको फिर जब नई रिपोर्ट आएगी उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी का भी मिसलेनियस जो डाटा है ना, वो आप ले सकते हो पूरा। इसलिए SCS का आप जब पेड ग्रुप ज्वाइन करोगे उसमें मॉड्यूल वाइज आपको डेली जो है जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे टेस्ट लगवाएंगे, क्विज में आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। मतलब वीकली आप अपना टेस्ट लगाइए, सैटरडे संडे क्विज में डेली जो पढ़ा है आप अपना क्विज से डेली उस क्विज की प्रैक्टिस करिए। मतलब जब तक प्री होता है ना, 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की। असर्सन रीजन हो, वन लाइनर हो, करंट के क्वेश्चन हो, GS में हर टॉपिक को कवर करा जाता है ब्रॉडली। ठीक है, तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरी तैयारी UPPCS की कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, चलिए 55 नंबर क्या कह रहा है? सही बताना, इसमें नहीं गलत बताना। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? केला, कटहल, अनार और नाशपाती, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? तो इसमें से केला गुजरात, कटहल, केला गुजरात का है सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसिंग, ग्रैप फ्रूट भी ठीक है, ये भी ठीक है। पियर जो है आपका यानी नाशपाती की बात करें तो ठंडी जगह होता है, उत्तराखंड जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है नाशपाती। ठीक है, चलो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 1 जुलाई 2015 को किसके आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई? मतलब कौन सा आदर्श वाक्य था कृषि सिंचाई योजना के लिए? तो ये था हर खेत को पानी। क्या था? हर खेत को पानी। योजना आई 1 जुलाई 2015 को, सॉरी। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, किसान कॉल सेंटर, है ना, ये स्कीम है, कब आई है, इनमें से ये बताना है। तो देखिए किसान संपदा योजना ठीक है 2017, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार भी ठीक है 2016। किसान कॉल सेंटर की बात करें तो ये 2004 में आई थी। कब आई थी? 2004 में आई थी। ठीक है, अब मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक सिंचाई आती है? मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में 2000 हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक आएगी? तो ये 2000 से आती है 10,000 हेक्टेयर तक। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है? 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक आती है। ठीक है, इसको याद रखना। और मैं इससे कम पूछ लूँ अगर तो लघु आ जाती है। 2000 से जो कम होती है ना उसमें लघु की साइज आ जाती है, यानी स्मॉल इरिगेशन, है ना। तो स्मॉल, मीडियम, फिर लार्ज की अगर बात करें तो लार्ज में कौन आ जाएगा भाई? और ज़्यादा 10,000 से जो ऊपर आ जाएगा। तो आपको बस ये 2 याद रखना है, 2000 से कम स्मॉल है, 2 से 10 के बीच मीडियम है, 10 से ज़्यादा आपका लार्ज है। निम्नलिखित में से किस मवेशी की गर्भावधि सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल इज हाईएस्ट गेस्टेशन पीरियड, यानी बच्चे को अपने घर में कौन अधिक समय तक रख सकता है? इस पे सवाल PCS में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इनमें से देखिए अगर आप गाय की देखेंगे तो लगभग होता है 280 डेज के आसपास। ठीक है, बफेलो की बात करें तो ये लगभग 1 साल तक रख लेती है, 310 दिन। भेड़ बहुत कम दिन, 150 रखती है, और बकरी जो है ये भी 151 दिन के आसपास रखती है, 150। तो इनमें से बफेलो जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार हैं? ना, लार्जेस्ट रिजर्व ग्रेफाइट के कहाँ देखने को मिलते हैं? तो लार्जेस्ट रिजर्व इनमें से ग्रेफाइट के सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है। कौन सा विकल्प गलत होगा यहाँ पे? विच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये बताना है। डैम के रिलेटेड सवाल है। न्यूरेट डैम और कुर्बेगावा डैम, ओरोविल डैम और वारागंबा डैम, है ना, यानी बांध से संबंधित है।
तो कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे देखिए जो ओरोविले डैम है, ओरोविले डैम, ये कैलिफोर्निया में है, यूएसए में, कैलिफोर्निया यूएसए है ना। बाकी ये ठीक है भाई। न्यूरेट डैम ताजिकिस्तान है, कुरुबेगवा डैम जापान है, वरगम्बा ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही विकल्प है ये बताना है। टुगेला फॉल न्यूजीलैंड, योशेमीते फॉल साउथ अफ्रीका, मडल्स फोसिन फॉल नॉर्वे और सुदरलैंड जलप्रपात या फॉल कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे सही मैच कर रहा है आपका कौन सा, ये बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मडल्स फोसिन जलप्रपात है ये नॉर्वे में है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टुगेला की बात करें अगर, टुगेला वाटरफॉल ये साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में टुगेला वाला। योशेमीते ये कैलिफोर्निया में है, योशेमीते फॉल यूएसए के कैलिफोर्निया में। और सुदरलैंड की बात करें तो सुदरलैंड वाटरफॉल ये न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। अब इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी, चूज द इनकरेक्ट, कौन सा गलत होगा। सलांग पास अफगानिस्तान, बुचनान पास चीन और ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास स्विट्जरलैंड, बोलन पास पाकिस्तान। तो आसान है, कौन सा गलत है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आपको पता है जो बुचनान पास है ये यूएसए में है। कहाँ पे? यूएसए में है बुचनान पास, ना कि चीन में। तो ये गलत है, ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंगनीज के सबसे अधिक भंडार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट रिजर्व ऑफ मैंगनीज? उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा मैंगनीज के भंडार कहाँ देखने को मिलेंगे? तो मैंगनीज के रिजर्व है आपके पास पहले नंबर पे उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, दूसरे पे कर्नाटक आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या राज्य सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन या स्टेट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक गैस प्रोडक्शन है वो कौन करता है? ऑफ शोर रीजन से होता है। कहाँ से होता है? आपतटीय क्षेत्र से होता है, ऑफ शोर रीजन से, है ना। और फिर दूसरे नंबर पे मतलब असम है, वो आता है इसमें। 66 में भी आपको पहचान करनी है कि गलत कौन सा है, ये बताइए। कह रहे हैं जो ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू करी गई थी 2016 में, उसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी से स्टार्ट किया गया था। और भारत के पहले जैव सीएनजी ईंधन यानी बायो सीएनजी फ्यूल प्लांट जो है, इसका उद्घाटन 13 अगस्त 2016 को पुणे महाराष्ट्र में करा गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे मतलब गलत होगा, तो कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। 67 में इनकरेक्ट बताना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एटॉमिक पावर स्टेशन यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र और अवस्थिति है, जैसे कलपक्कम, कुम्हरिया, ककरापारा और जैतपुर। तो कौन सा गलत है भाई? आसान है ये एटॉमिक पावर स्टेशन को लेके। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ना कि कर्नाटक में है। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र में विकास दर सबसे कम रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे मिनिमम ग्रोथ किस 5 ईयर प्लान में रही है, ये बताना है आपको। तो 9, 10, 11 या 12। तो इंडस्ट्री में सबसे कम ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो वो रही है आपकी 9 5 ईयर प्लान में। किसमें? 9 5 ईयर प्लान में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे अभी 8th देखा था ना, एग्रीकल्चर में सबसे जो कम ग्रोथ रही थी, ऐसे इंडस्ट्री में सबसे कम ग्रोथ रेट 9 5 ईयर प्लान में रही है। कौन सा इस्पात संयंत्र 1955 में स्थापित नहीं हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट हैड नॉट बीन एस्टैब्लिश इन 1955? ठीक है, रौरकेला, भिलाई, दुर्गपुर, बोकारो। तो पहचानिए भैया कौन सा नहीं हुआ था। देखिए रौरकेला है ना, ये 1995 में हुआ, भिलाई भी हुआ और दुर्गपुर भी हुआ। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये 1964 में इस्टेब्लिश करा गया था, 1964। अब इसमें आपको सही बताना है, क्वेश्चन 70 में सही कौन सा होगा। भारत में जो पहली ऑयल रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी, 1901 में असम ने जो है डिगबोई में स्थापित की थी। 1832 में देश की पहली आधुनिक पेपर मिल पश्चिम बंगाल के शेरमापुर या श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी। फर्स्ट पेपर मिल भारत की 1832 में। कौन सा सही होगा यहाँ? तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कोई गलत नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 71, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे गलत कौन सा है? ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड 1954, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड 1954, ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड 1954, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड 1954। तो कौन सा गलत हो जाएगा? अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड या ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, ये जो है 1950 में इस्टेब्लिश हुआ है। बाकी ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किस कंपनी की स्थापना फ्रांस के सहयोग से की गई है? तो फ्रांस के साथ मिलकर किस कंपनी की स्थापना हुई है? बेल्को, नेल्को, इंडेल्को या इंडेल्को। तो फ्रांस के साथ मिलकर कौन सी करी गई है? ये करी गई है नेल्को। कौन सी? नेल्को। बेल्को की बात करें तो ये उस टाइम यूएसएसआर से मिलकर करी गई थी,
समय भी याद रख लो, पूछ सकता है 1965 में। हिंडाल्को की बात करें तो ये यूएसए के साथ मिलकर करी गई थी हिंडाल्को की स्थापना, ठीक है, हिंडाल्को की। और इंडाल्को की बात करें तो ये कनाडा के सहयोग से करी गई है। तो इंडाल्को कनाडा से, हिंडाल्को यूएसए से, नैल्को आपका ये भी किससे करा गया है, फ्रांस से, और बैल्को यूएसएसआर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। सरकार द्वारा महारत्न कंपनी होने के लिए मानदंड, यानी महारत्न कंपनी बननी है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो बताना है आपको। पहली चीज़, लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी, यानी सभी के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयर धारिता के साथ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, और पिछले शीर्ष 3 वर्षों के दौरान औसतम 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार हो, है ना, जो 3 साल में टर्नओवर 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो, या 3 वर्षों में जो टर्नओवर है, नेट वर्थ है, वो 15,000 करोड़ हो, और पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है प्रॉफिट बनाया हो। तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है वो गलत है। आसान है, देखिए एनुअल टर्नओवर जो है ना, अगर आपको महारत्न स्टेटस लेना है तो 25,000 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़। नेट वर्थ 3 साल में 15,000 करोड़, प्रॉफिट 3 साल में 5,000 करोड़, ये है 25, 15, 5, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक हो जाएंगे। कह रहे हैं 74 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? कोल इंडिया, पावर फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक, पावर ग्रिड, इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? तो आसान है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये आपकी महारत्न कंपनी में नहीं आती। बाकी भारत हैवी लिमिटेड ये आती है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक, तो ये ठीक है। कोल इंडिया ये सब हो जाएंगी, तो इसको याद रखिएगा। अब इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको, ये निम्नलिखित को क्रोनोलॉजी में लगाना है। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कौन कब बना? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कब बना है? 1974 में। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें 1958 में बनाई है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें 1969, और नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से सी हो जाएगा। अगला है, इसमें से जो है गलत बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा। प्रधानमंत्री 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू करी गई है। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है? तो ठाणे को चेन्नई से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है इनमें से? ठाणे को चेन्नई से तो ये जोड़ता है नेशनल हाईवे 4। कौन? नेशनल हाईवे 4, ठीक है। इससे भी देखिए सवाल पूछे गए हैं, आपने देखा होगा अगर PYQ, तो आपको एक बार क्या है ना, जो 8 एक्सप्रेस वे हैं कुछ प्रमुख, वो कर लेने हैं ना, वो आपको लिस्टिंग SCS दिया हुआ है, उसको कर लो। जैसे NH1 आप देखेंगे दिल्ली और अमृतसर को जोड़ देता है, NH2 देखोगे दिल्ली कोलकाता को जोड़ता है ना, तो इस तरह से देख लेना इसको। NH3 की अगर बात कर लें, ये आगरा मुंबई को जोड़ेगा, लंबा एक्सप्रेस वे है, आगरा मुंबई मतलब हाईवे है। 5 की बात करें अगर, तो ये आपका चेन्नई को जोड़ता है बहुगोरा से, ऐसे देख लो एक बार। किस एक्सप्रेसवे की लंबाई सबसे अधिक है किलोमीटर में? यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई नासिक, हैदराबाद आउटर रिंग रोड, या अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे? सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है ये बताना। तो यमुना एक्सप्रेसवे आप सभी को पता होगा भाई, उत्तर प्रदेश में 165 किलोमीटर का है। मुंबई नासिक की बात करें, ये भी 150 किलोमीटर के आसपास है। हैदराबाद रिंग रोड 158 किलोमीटर का है, और अहमदाबाद बड़ौदा तो ये काफ़ी कम है, 95। तो यमुना एक्सप्रेसवे हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ठीक है। अगला 79, इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा, मतलब मिलान करना है एक तरह से। नेशनल वाटरवे 3 2008 में बना, 4, 5, 6 ये सभी कह रहा है 2008 में बने। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3, है ना। नेशनल वाटरवे 4, 5 बने 2008 में, क्योंकि नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो बहुत पुराना है, 1993 में बन गया था, और नेशनल वाटरवे 6 की बात करें लेट है भाई, 2013 में बना। अब अगले में भी आपको सही बताना कौन सा है। जैसे ग्रेट हिमालय पास, मतलब ग्रेट हिमालय में खारदुंगला पास, पीर पंजाल में जोजिला, जास्कार में फोतुला, लद्दाख में बनिहाल पास। तो यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है? तो आसान हो जाएगा, देखिए जो फोतुला पास है, फोतुला पास ये जास्कार रेंज में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? जास्कार रेंज में। बाकी जोजिला पास जो है ये पड़ता है ग्रेट हिमालय में, जोजिला पास। और बनिहाल पास जो है ये पीर पंजाल में पड़ता है, बनिहाल पास या बनिहाल दर्रा।
खारदुंगला पास जो है ये लद्दाख श्रेणी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। तो यहाँ पे यानी ऑप्शन सी सही था। 81 में आपको इनकरेक्ट पहचानना है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत कौन होगा यहाँ पे? कह रहा भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया आता है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं भाई, 2 आइलैंड कंट्रीज। तो बहुत ही आसान है, कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब इसमें आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा कश्मीर से संबंधित। कह रहा है ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज, इसके बीच में वर्ल्ड की फेमस वैली है, बहुत फेमस, कश्मीर वैली और डल लेक। बालतोरो और सियाचिन ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है साउथ एशिया के। कश्मीर हिमालय जो है ज़ाफ़रान के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ करेवा की खेती की जाती है। तो यही आसान है, गलत हो गया भाई। कश्मीर हिमालय जो है वो करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ ज़ाफ़रान की खेती की जाती है ना, ये होना चाहिए था। यानी कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर करेवा वेयर ज़ाफ़रान इज कल्टिवेटेड, यानी सी गलत हो जाएगा। चलो 83 नंबर देख लेते हैं। 83 में सही बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। लेसर हिमालय इज नोन एज धौलाधार इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को स्थानीय रूप से धौलाधार के नाम से जानते हैं, और उत्तराखंड में लघु हिमालय को स्थानीय रूप से नागा टिब्बा के नाम से जानते हैं। यानी लेसर हिमालय इज लोकली नोन एज नागा टिब्बा इन उत्तराखंड। तो यहाँ पे सही की बात करें तो दोनों सही भाई, है ना, कोई गलत नहीं हो। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर? तो रावी, ब्यास, सतलज, काली। तो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है इनमें से काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। अगला देख लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत पहचानना है, इसमें गलत कौन सा होगा। कह रहा है पीपल ऑफ भोतिया रेस लिव इन द वैली ऑफ ग्रेट हिमालय, यानी बृहत हिमालय की घाटियों में भोतिया प्रजाति के लोग रहते हैं। और भोतिया प्रजाति के लोग खानाबदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। यानी पीपल ऑफ भोतिया रेस आर नोमैडिक पीपल हु माइग्रेट टू द बुग्याल इन द समर एंड रिटर्न टू द वैलीज इन द ऑटम। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ गलत तो कोई नहीं। अगर गलत पूछ रहा है तो कोई भी गलत नहीं होगा। अब इसमें आपको सही बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर अरुणाचल हिमालय में बसी जनजातियों का सही क्रम, है ना। पश्चिम से पूर्व यानी आपका वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, अरुणाचल हिमालय की सही ट्राइब। तो ये 3 ट्राइब दिए हैं आपको, एबॉर, मोनपा, मिशमी। इसको लगाओ भाई, क्या सही होगा? एबॉर, मोनपा, मिशमी। तो देखियो वेस्ट टू ईस्ट चले अगर अरुणाचल में, तो पहले मोनपा ट्राइब, फिर एबॉर, फिर मिशमी। ये हिल्स भी है क्योंकि, है ना, एबॉर हिल, मिशमी हिल्स आपने सुना होगा, तो ये सही होना चाहिए। 87 ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमालय में नामचा बरवा को पार करने के बाद एक गहरे जॉर्ज से होकर बहती है? द रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू अ डीप जॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरवा इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय? तो ये भी आसान है भाई, ब्रह्मपुत्र इधर से टर्न ले लेती ना, सिंटेक्सिकल जो बेंड टाइप का हिमालय का होता है, वैसे ये मुड़ जाती है अरुणाचल से, तो ये अरुणाचल हिमालय से जुड़ती है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिमालय में यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागानों के रोपण के लिए किया जाता है? Which of the following Himalayas the Duar formation are found here which have been used for planting tea garden? तो यहाँ पे कौन सा सही होगा इसमें से? तो दुआर फॉर्मेशन तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय होता है। यहाँ क्या होता है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ठीक है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। अगला देख लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थली नौकायन के लिए प्रयोग करते हैं भाई, मालाबार कोस्ट। एवरी ईयर इन केरल द फेमस नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली इज ऑर्गेनाइज इन पुनबड्डा केरल। मतलब पुन्नामदा कयाल केरल में होती है एक ना नेहरू ट्रॉफी वल्लम कल्ली, देखा होगा आपने, बागी पहली पिक्चर जो रेस होती है बोट रेस, उसमें होता है ना। तो गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। कौन सी पर्वत चोटी मध्य अंडमान में है या मिडिल अंडमान में, इनमें से आपको पहचानना है। सैडल पीक, डियावोलो, माउंट कोयोब और माउंट थुलियोर। तो कौन सी मिडिल अंडमान में, ये पहचानना होगा आपको। तो देखो माउंट डियोवोली की बात करें, ये मिडिल अंडमान में आपका। सैडल पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अंडमान में। कहाँ पे? नॉर्थ अंडमान में। कोयोब की बात करें, माउंट कोयोब, ये साउथ अंडमान में है। और माउंट थुलियोर ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर कह रहे थे कैन्नौर आइलैंड लाई ऑफ द मिनिको आइलैंड। कैन्नौर आइलैंड जो है मिनिको आइलैंड के कहाँ पर है? तो कैन्नौर आइलैंड मिनिको आइलैंड के दक्षिण में है। कहाँ पे? ये मिनिको आइलैंड, उसके दक्षिण में है कैन्नौर आइलैंड। कैन्नौर आइलैंड मैप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे ज्योग्राफी पूरी वर्ल्ड की जितनी है मैंने मैपिंग के थ्रू कराई हुई है, आप देखिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के शानदार जो नोट्स हैं
वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे, पूरे मैप वाले, कि आप मैप से पूरी ज्योग्राफी को, वर्ल्ड की ज्योग्राफी को कर सकते हैं। तो उन मैप से भी ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी की लिस्टिंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अलग, थ्योरी वाला पार्ट अलग, जो जो ज़रूरी है हिस्ट्री में वो वॉर सारी अलग, ये सब कंटेंट आपको मिल जाएगा। टू द पॉइंट पीसीएस का प्रीलिम्स आप इस साल निकालना चाहते हैं तो आप अभी भी ले सकते हैं, और क्विक रिवीजन के लिए वो आपके बहुत काम आएगा इन नंबर पे कांटेक्ट करके। और अगर आप 2026 की भी तैयारी करना चाहते हैं तो शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं। मेंस की आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है, बहुत शानदार फैकल्टी, आपको कैसे उत्तर सही लिखना है, क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, किस किस टाइम के अंतर्गत उत्तर लिख लेना है, पूरी टेस्ट सीरीज़ आपको कराई जाएगी। नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। कह रहा है सही कौन सा है 92 में क्वेश्चन नंबर। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, वेस्टर्न घाट को। और वेस्टर्न घाट जो है लोकली नोन एज नीलगिरी इन कर्नाटक तमिलनाडु, नीलगिरी बोलते हैं कर्नाटक तमिलनाडु में, और अन्नामलाई बोलते हैं एंड कार्डेमोम हिल इन केरल, है ना। यानी वेस्टर्नी घाट को अन्नामलाई, कार्डेमोम हिल केरल में बोलते हैं, तमिलनाडु में, कर्नाटक में नीलगिरी बोल देते हैं, और सह्याद्री बोल देते हैं महाराष्ट्र में। सही कौन सा है? तीनों सही हो जाएंगे। दक्कन का पठार उत्तर में निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है भाई? जो डक्कन प्लेट्यू सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉर्थ? सतपुड़ा रेंज, मैकाल या महादेव हिल? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तीनों हो जाएगा ना, सतपुड़ा रेंज, मैकाल रेंज, महादेव हिल, इससे घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो अगला है, इसमें सही बताना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, यानी वाटर डिवाइड का काम करती है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली। ब्रह्मपुत्रा रिवर 90 डिग्री टर्न टू द साउथ नियर डोबरी बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, यानी कह रहा बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो धुबरी के पास दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है ना, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा कौन सी नदी दो सरिताओं चंद्र और भाग से मिलकर बनती है? नाम से ही पता चल गया चंद्र और भाग, तो ये चेनाब है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चंद्र और भाग, चंद्र मतलब चेनाब है ना, ये याद रखो। अगला, पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित में से किस छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर, वेस्ट फ्लोइंग मतलब इधर बह रही है, हैज़ हाईएस्ट कैशमेंट एरिया? साबरमती, माही, कालिंदी या परियर? इनमें से सबसे बड़ा कैशमेंट एरिया जो है वो किसका है? वो है आपका माही नदी का। किसका हो जाएगा? माही नदी का। और पश्चिम की ओर बहने वाली अगर जो है आपसे नदियाँ पूछे तो आप बता सकते हो इनका नाम। चलो अगला देख लेते हैं। आम्र वर्षा का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों से? मैंगो शावर आपने सुना होगा, है ना, चेरी ब्लॉसम मैंगो शावर एक टर्म है। तो मैंगो शावर का संबंध जो है केरल और कर्नाटक से। किससे? केरल और कर्नाटक से। एक्चुअली में क्या है, जब गर्मी है ना उसके ख़त्म होते होते जब मानसून की बौछारें पड़ती हैं केरल और उसके तटीय राज्यों में, तो उसको बोला जाता है स्थानीय तौर पे वहाँ के लोग आम्र वर्षा, है ना, क्योंकि आम को जल्दी पकाने में सहायता करती हैं इसलिए, है ना। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, केरल और कर्नाटक। काल बैसाखी को किस राज्य में बरदौली छीड़ा के नाम से जाना जाता है? बरदौली छीड़ा, काल बैसाखी। तो इसका सही क्या होगा? इन विच स्टेट इज द नॉर्थ वेस्टर्स नोन एज काल बैसाखी, बरदौली छीड़ा, सॉरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? असम। ठीक है, क्या हो जाएगा? असम। ठीक है। अब ये कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, इसके भी कोड ज़रूर देख लेना, बहुत छोटा सा है कोपन क्लासिफिकेशन। इसका कोड आपसे मिलान करने को आ जाता है और ये बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, तो इसको आप थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार देखिएगा। SCS की लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो इसमें पूछा ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा होगा, यानी उष्ण कटिबंधी सवाना प्रकार का जल, है ना, ट्रॉपिकल सवाना टाइप का जंगल जो है, इसके लिए कोड होता है AW। क्या हो जाता है? AW हो जाता है। ठीक है। AMW की बात करें अगर, तो ये किसके लिए होता है? मॉनसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, है ना, मॉनसून प्लस ड्राई सीजन। और BSHW की बात करें अगर, तो सेमी एराइड स्टेपी क्लाइमेट, सेमी एराइड स्टेपी क्लाइमेट। हिंदी में बोले तो अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु हो गया। BWHW ये डेजर्ट के लिए होता है, हॉट डेजर्ट, है ना, गर्म मरुस्थलों के लिए होता है ये। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। गलत का चुनाव करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा गलत है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, कह रहा मिल्पा बोलते हैं इंडोनेशिया में, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे पहला गलत है। मिल्पा जो है ना हम लोग मैक्सिको में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, मिल्पा कहाँ बोला जाता है? मैक्सिको में। बाकी रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया में। ठीक है, पहला गलत है। ठीक है, तो आप 100 में से कितने नंबर ला पाए और टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी रेटिंग दीजिए। देखिए टेस्ट आप दुनिया भर के भी लगा रहे होंगे, कोई फ़ायदा नहीं हो, सब 1 लाइनर टेस्ट आपको PYQ चिपका देते हैं। जो पेपर का पैटर्न चल रहा है आपको उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। कंपटीशन करोड़ों में है यार, आप देख रहे हो हर साल करोड़ों बच्चा तैयारी कर रहा है, पोस्ट आती 200-300,
है ना। तो आपको अलग बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना। वही जो 2-4 बुक चल रही हैं PYQ की, सोचो हर टॉपर बता दे आप वो कर लो, कोई नहीं बताता सही चीज़ें। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर किन चीज़ों को फॉलो करना है, कितना पढ़ना है। अगर आप 6 घंटे लगातार रेगुलर पढ़ते हैं, जितना हम देते हैं उतना, आप 7-8 महीने में पूरी तैयारी कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी है सब सिखाएंगे। तो पूरे 2026 की अगर आप जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम जीरो से, पूरी SDM तक की सिलेक्शन की तैयारी, उसको आप कर सकते हैं हमारे साथ जोड़ के। हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर।